गुड मॉर्निंग। आज है 20 तारीख और होपफुली आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वो देख लिया होगा। उसमें मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, मैं क्या करता हूँ। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। मेरा नाम है सोहम चटर्जी। मैं एक बीपीटी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और तो इस चैनल पे, न्यूरो पॉइंट चैनल पे, हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी, सिर्फ एनसीईआरटी की नहीं, बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे क्लास 11, 12 और नीट के लिए, और 9 एंड 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे। ये पहला जो सीरीज़ है उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और पहला जो सीरीज़ है वो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आइए पहले बिना देरी किए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 20/08/09/225। व्हेन यू लुक अराउंड, जब हम लोग देखते हैं आसपास, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हम लोग लिविंग जिंदा या नॉन जिंदा जो कि मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। कभी ना कभी हम लोगों ने ये सोचा ही होगा, यू मस्ट वंडर एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। कि कोई चीज़, कोई इंसान, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई एनिमल जिंदा कैसे है। तो व्हाट इज एन inanimated things that does not have a living has? The answer, this present basic unit of the cell। मतलब ये कह रहा है कि एक सेल जिसमें भी प्रेजेंट होगा तो वो जिंदा रह सकता है। और ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल के द्वारा बना हुआ है। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल and some cells are unicellular organism, while others like us, मतलब ह्यूमन, वो कंपोज होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना। और ये यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दिया हुआ है अस यानी ह्यूमन, और ये सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल हो जाएगा एमीबा। ठीक है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज सेल। अब ये सेल पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें बता देती हूँ। हम लोगों के आसपास के में या इस पूरी दुनिया में दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल की होती है। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे। Unicellular organisms are capable of independent existence and perform essential function of their life। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद ब खुद अपनी कैपेबिलिटी रखता है एक सेल से हर एक काम करने के लिए। एंड एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर दैट इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक सेल में अगर कंप्लीट कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए कैपेबल है। Hence, the cell is a fundamental and structural unit of a life of an organism। तो ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। एंटोनियो लीवेनहुक फर्स्ट डिस्कवर लाइव सेल। ठीक है, लाइव सेल जो है ये एंटोनियो लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है, लाइव सेल। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। The invention of microscope and the improvement and leading to electron microscope reveals all the structural details of the cell। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गया वैसे वैसे ही हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे थे। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब पूरी तरह से हम लोगों के पास स्ट्रक्चर की सेल की स्ट्रक्चर की डिटेल्स आ गई। ये स्ट्रक्चर आप बाद में भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आइए, बोल रहा है सेल थ्योरी। तो ये सबसे पहली आपके डेट्स हैं। तो ये डेट्स जो हैं ये आप एनसीईआरटी के बगल में लिखते रहना। ठीक है ना। तो क्या एक ही डेट सारे एक ही जिस्ट में या शॉर्ट नोट स्टिकी नोट चिपका के भी लिख सकते हैं या वाइट पेन,
ताकि एक साथ हो जाए, आप एक साथ देख सकते हैं। इन 1838 मैथ्यू सिल्डन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. Cells which form tissue of the plants, and about the same time all plants are composed of cells and different kinds of cells which form the tissue of a plant. मतलब एक टिश्यू का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, टिश्यू का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, इसको कॉल्ड टिश्यू। ये टिश्यू का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिला के एक टिश्यू बनती है और वो टिश्यू डिफरेंट काम करता है, ठीक है ना। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर सिस्वान 1839, मतलब एक साल बाद 1839, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, याद रखिएगा ये जर्मन बॉटनिस्ट थे जो मैथ्यू सिल्डन थे, और जो स्वान है वो जूलॉजिस्ट हैं, और इन दोनों नाम से एथर्सन रीजन या डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नीट में आते हैं। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स cells and report that cell had thin outer layer which is today known as plasma membrane. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में इन्होंने स्टडी किया है, तो उसमें बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन होता है और आज उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं। जो आउटर लेयर ऑफ सेल होता है, ये अगर एक सेल है जो ये न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़ चुके हैं इसलिए न्यूक्लियस बता रहा हूँ मैं। और ये अगर एक यूकैरियोटिक सेल हो जाए तो न्यूक्लियस के आप आगे पढ़ेंगे कि अगर एक न्यूक्लियस के राउंडेड एंड प्रोमिनेंट कवर है तो वो यूकैरियोटिक सेल कहलाया जाता है। और ये जो गोल सेल बनाया है मैंने, तो ये जो सेल बनाया है मैंने ये एक एनिमल सेल है जिसकी जो आउटर लेयर है इसको आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, और इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा। He also concluded basic on his studies on plant tissue that the presence of cell was a unique character of a plant cell. अगर आप कभी भी प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप का अंडर देखेंगे, उसमें एक इन्होंने बताया ऐसे स्वान ने कि अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे, ये अगर एक प्लांट सेल है, ये अगर सेल वॉल हो गया, उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं तो सेल मेम्ब्रेन की एग्जांपल देता है। सेल मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर और एक लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल एक डिफाइनिंग फीचर है प्लांट सेल का सिर्फ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रोपोज्ड हाइपोथेसिस, स्वान ने एक हाइपोथेसिस लिखा है, हाइपोथेसिस में एक स्टेटमेंट दिया है दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इन्होंने क्या कहा, सारे जो एनिमल सेल है और एनिमल है और प्लांट है उनकी जो बॉडीज है वो सेल से बना हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बेसिकली वही है, कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ है, सेल से ही बना हुआ है। फिर क्या कि इन दोनों ने एक साथ आ गया, सेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। दिस दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रेजेंट किया। दिस इज हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया है सेल्डन एंड स्वान ने, इनके सेल थ्योरी में ये नहीं कहीं मेंशन है कि नया सेल कैसे फॉर्म होता है। लेटर रुडोल्फ वर्चाउ 1855 में आया, तो कितने डेट हो गए, 3। इसमें क्या आया, सिल्डन, ठीक है। इसमें क्या आया, कौन आया, स्वान। इसमें कौन आया, रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है। उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि सेल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
ऐसे ही समझ सकते हो फिजिक्स के टर्म में, सेल नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेल डिवाइड करता है एंड न्यू सेल फॉर्म करता है। जैसे एनर्जी होती है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा सेल भी है कि सेल क्रिएट भी नहीं किया सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। डिस्ट्रॉय होता है, कहीं कहीं पढ़ोगे आरबीसी वगैरह, वो तो मतलब हाँ सॉरी, डिस्ट्रॉय होता है, मैंने गलत एग्जांपल दिया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी। सेल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब इसको क्लिप मत काट देना भाई, ठीक है ना, ये मेरा पहली क्लास है, माफ़ी मांग लिया मैंने। सेल डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया, सेल डिवाइड करता है और न्यू सेल फॉर्म करता है। तो न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराना सेल डिवाइड करता है और नया सेल फॉर्म करता है। इसको कहता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका इंग्लिश या हिंदी में मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसका हिंदी में मीनिंग है कि पुराना सेल जब डिवाइड होता है तब नया सेल बनता है। ये है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइज दैट हाइपोथेसिस ऑफ सील्डन एंड स्वान, जो सील्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था उसको मॉडिफाई कर दिया टू गिव सेल थ्योरी एंड फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। आज के डेट में जो अंडरस्टैंड है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से यहाँ आता है और इट कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल। आइए ओवरव्यू देखते हैं। You have earlier observed that you have earlier observed that cell is an onion peel and or a human cheek collect under microscope। ये बहुत सारे स्कूलों में कराया भी जाता है। अगर आप स्कूल में देखे हो कि ऑनियन पील मतलब प्याज के जो छिलके होते हैं वो, और ह्यूमन चीक्स के जो सेल होता है वो। लेट अस recollect the structure and the onion cell which is the typically of plant cell। मतलब ऑनियन सेल में अगर आप माइक्रोस्कोप अंडर देखते हो वो एक प्लांट सेल है। ये इसमें डिस्टिंग्विश सेल वाल होता है, मैंने पहले ही पता है आपको, इसलिए ये प्लांट सेल का, प्लांट का एक स्पेसिफिक फीचर्स है जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कोई एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। उसमें प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होगा। इट हैज़ आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो आज के डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो आप। The cell of the human cheeks have the outer membrane as the delimiting structure of the cell। delimiting मतलब होता है एक लिमिट में रह के, एक विद इन लिमिट है। within limit structure of cell inside each cell, structure of cell inside, ठीक है। inside each cell dense membranes bound structure called nucleus। एक सेल के अंदर ये अगर सेल है, मान लीजिए ये अगर एक सेल है, इसके अब बेसिकली मान लीजिए सेंटर पे ही है, सेंटर में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये अगर एक मेम्ब्रेन, तो इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। दिस न्यूक्लियस contain क्रोमोसोम which trans contain जेनेटिक मटेरियल, जिसमें ये क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। डीएनए सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो टाइप के सेल होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए होता है, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, इसको अगर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, तो यह एक यूकैरियोटिक सेल है। वायरस प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की नहीं होती है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइड द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, अगर पूरा सेल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सब चीज़ें हैं। तो ये सब के बगैर, ये सब के जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में
कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन सेल टू कीप द सेल एट लिविंग स्टेज. एक सेल को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे रिएक्शन उसके अंदर होता है. Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles. तो ये यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होता है. उसका नाम है ER. जैसे मैं बोल रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. ठीक है. ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है. ये सब चीज़ों में मतलब माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन सब में डिफाइन आपको मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सब के सब प्रेजेंट रहेंगे, खाली मेम्ब्रेन नहीं होगा. ठीक है. लाइसोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल. एक ये राइबोसोम ही है जो दोनों केस में नॉन मेम्ब्रेनस है. ठीक है. बहुत यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है. Within the cell, ribosomes are found only in cytoplasm, but also within the two organelles, cytoplasm in plants and mitochondria on rough ER. ER दो तरीके होता है. ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ER दो तरीके होता है, एक स्मूथ ACR, एक RER. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से होता है, जिसको ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर ऐसे से ऐसे 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 अगर स्ट्रक्चर आ गया तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया जाता है. एनिमल सेल्स कॉन्टेंट्स नॉन Animal cell content another non-membrane bound organelles called centrosome which help in cell division. तो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे पीछे से कि सेल को नया तरीके से बनाया नहीं जाता है. सेल पिछले वाली सेल डिवाइड होती है और नया सेल फॉर्म होता है. ओमनी सेलुला, ई सेलुला. ये कौन दिया था? रोटरफोर्ड ने. कौन सी ईयर में? 1855 में. आपको शायद याद हो गया होगा. तो सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है स्पेसिफिकली, जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में. सेल डिफरेंट साइज में होता है, शेप्स में होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए. फॉर एग्जांपल, माइक्रोस्पाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल एंड ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ विथ बैक्टीरिया. याद रखना, यहाँ पे जो सेल का मेजरमेंट दिया हुआ है, कहीं पे लेंथ दिया हुआ है, कहीं पे लेंथ दिया हुआ है, कहीं पे लेंथ दिया हुआ है, कहीं पे डायमीटर दिया हुआ है. तो जो पूछे, जैसे पूछे एग्जाम में वैसे करना. इस डायग्राम पे आते हैं. इससे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं. कुड भी एक बैक्टीरिया का साइज बताया गया है. कुड भी 3 micrometer to 5 micrometer. The largest isolated single egg of ostrich. सबसे आइसोलेटेड सेल में लार्जेस्ट सेल है आइसोलेटेड सिंगल सेल. ये है आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच. अगर कह रहा है कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच कैसा है? आइसोलेटेड सिंगल सेल. और लार्ज सेल पूछा जाए तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ठीक है. तो among multicellular organism, human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter.
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बैक्टीरिया का while in length, while bacteria is 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ की बात की है, और इसमें आरबीसी की डायमीटर की बात की है। डायमीटर मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है ना, नॉट डिस्टेंस। नर्व सेल्स आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। सिर्फ इन आवर बॉडी नहीं, जनरली जहाँ पे भी हम नर्व सेल मिलेगा, क्योंकि देखो जनरलाइज्ड और ह्यूमन की एग्जांपल लिया जाए तो आपकी तो पैर, हाँ, तो अगर जनरलाइज ह्यूमन की एग्जांपल लिया जाए तो आपकी जो पैर के नाखून पे अगर कोई चींटी काट रहा है तो आपको ब्रेन में सिग्नल पहुंचाना है ना। तो अगर ब्रेन में सिग्नल पहुंचाना है तो इतनी बड़ी नर्व भी होगा ही होगा, तो नर्व सेल सबसे बड़ा होता है। सेल आर ऑल्सो वेरीज greatly their shape. They are many dish-like polygons, cuboidal, columnar, thread, or even irregular. दस irregular भी होता है, columnar भी होता है, polygonal भी होता है, cuboidal भी होता है. The shape of the cells may vary with the function they perform. Shape और size इस तरह से डिसाइड होता है कि वो लोग कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब आता है इस पिक्चर पे। इस पिक्चर में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई है, मतलब कुछ कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है और उसके कैसा शेप है और साइज है वो बताया गया है। यह है आपके आरबीसी। आरबीसी कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉन्वेक्स वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एमीबा। ये क्या होता है, कोलुमिनर सेल, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। ये क्या होता है, नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग, सबसे बड़ा सेल। नर्व सेल बहुत बड़े होते हैं तो ये नर्व सेल है। ये ट्रैकिड, ट्रैकिड कैसा होता है, इलांगेटेड। मीजोफिल सेल क्या होता है, राउंड एंड ओवल, ठीक है। ये दिख रही है, राउंड राउंड ओवल ओवल, ऐसे ऐसे। ट्रैकिड क्या होता है, इलांगेटेड, ऐसे, ठीक है भाई। यही था आज का। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या दिक्कत लगी मेरे पढ़ाने में आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक वाइट पेज ले लेते हैं लास्ट में, और आपको ये कमेंट करना है कि मेरा ये पहली क्लास था, मैंने इससे पहले कभी ऑनलाइन में क्लास लिया नहीं है, ये मेरा पहली क्लास था। क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या समझ नहीं आया, उस पोर्शन को आप ज़रूर बताना, वो मैं अलग से फिर से रिकॉर्ड करके बता दूँगा कि क्या क्या है। और एक चीज़ आपको लोगों से पूछनी है कि क्लास 11-12 के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। कल टेलीग्राम का भी लिंक दे दूँगा, अगर आप आज भी चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन करना तो इसी कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अब लोग बोलना कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, कि एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन, क्या आप मैं मार्केट स्टैंडर्ड फॉलो करो मार्केट स्टैंडर्ड फॉलो करो तो ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये सभी पढ़ाते हैं जनरली, है ना। यही पहला चैप्टर होता है और उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नहीं आप कहते हो तो मैं एनसीईआरटी पहले से भी, जैसे कि अगर कोई क्लास 11 की स्टूडेंट है तो 11 में तो स्कूल में पहले तो एनसीईआरटी पहले पेज से स्टार्ट करेगा, तो मैं पहले से भी एनसीईआरटी की सीक्वेंस भी फॉलो कर सकता हूँ। एनसीईआरटी की सीक्वेंस भी फॉलो कर सकता हूँ। तीसरी चीज़, अब लोगों को शायद पता ही होगा कि 2020 से 2024 तक पैटर्न एनटीए ने चेंज किया था। इसमें कैसे आ रहे थे, 50 क्वेश्चन जूलॉजी के आ रहे थे और 50 क्वेश्चन बॉटनी के आ रहे थे। हम लोगों ने कुछ सिलेबस में क्लास 11-12 में डिवाइड कर लिए थे, कुछ चैप्टर बॉटनी में और कुछ चैप्टर जूलॉजी में। जनरली चैप्टर्स हु डील्स विथ प्लांट्स इज पुटेड इन बॉटनी में डाला गया था,
और जो चैप्टर ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करता है वो जूलॉजी में डाला गया था। ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है ना। कुछ इसमें डिफरेंशिएट भी है जैसे जेनेटिक्स तो इंसान में भी जेनेटिक्स होता है और प्लांट में भी जेनेटिक्स होता है। पी प्लांट मेंडल, जो ड्रॉपर अगर कोई देख रहा है तो वो रिलेट कर पा रहा होगा पी प्लांट मेंडल ने क्या किया, ठीक है ना। वो मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा तब आप लोग को बताऊँगा। ये आप बताना है कि, तो मैं ये बता रहा था कि 50 जूलॉजी के, लेकिन अब आता है क्या 45 और इस बार 2025 में जो नीट का पेपर आया था ऐसे ही आया था। ठीक है भाई, और 45 क्वेश्चन आ रहा था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 45 जूलॉजी का है और 45 बॉटनी का है। जनरल ये ट्रेंड्स देखा गया है कि ज़्यादा परसेंटेज बॉटनी का आता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉटनी में चैप्टर्स आता है। आप ये भी बोलना कि अभी कुछ दिनों तक मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूँ, कुछ दिनों तक ऐसे ही आएगा। 4 दिन में एक लेक्चर, 4 दिन में एक लेक्चर, ठीक है। उसके बाद रेगुलर लेक्चर आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आफ्टर सम टाइम 4 दिन में एक लेक्चर आएगा, कुछ दिन बाद रेगुलर लेक्चर आएगा। तो आप लोग क्या 4 दिन बाद ये कह रहे हो कि यही चैप्टर ख़त्म कर दें? ये चैप्टर ख़त्म करने में 4 दिन लगेगा, ठीक है ना। 4 मैक्सिमम 5, ठीक है, मैक्सिमम 5 सेल को ख़त्म करने में 5 से 4 दिन लगेगा, ठीक है, इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो 4 दिन बाद तो इसी के दूसरे लेक्चर डाल दूँ या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जूलॉजी स्टार्ट कर दूँ। अगर आप बोलोगे तो ऑल्टरनेट डेज में अगर वीडियो आएगा, मतलब 2 दिन में अगर वीडियो आना है, अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया जूलॉजी भी स्टार्ट करनी है और बॉटनी भी स्टार्ट करनी है, तो फिर 2 दिन के गैप में मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है ना। और अगर आप बोलोगे कि सिर्फ बॉटनी चलेगा तो 4 दिन के डिफरेंस में मैं कर दूँगा, ठीक है ना भाई। इसके रिगार्डिंग मैं एक पोल भी करा देता हूँ, ठीक है ना। मैं पोल डाल दूँगा, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना। और एक पोल करा दूँगा कि NCERT की सीक्वेंस फॉलो करनी है कि जो अच्छा होगा वो सीक्वेंस फॉलो करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आए, आप लोगों ने ये लेक्चर देखा है। ये मैंने जैसे बताया कि मेरा पहला क्लास है ऑनलाइन में, तो कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। कोई टीचर भी देख रहा होगा, अगर कोई भूल चूक हो गई तो राड़ मत देना, मुझे माफ़ कर देना। आगे इससे बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।